बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के वीलॉग का आगाज़ एक मुनफरिद खबर से करते हैं और ख़बर कुछ यूँ है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के लाए हुए वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब ने एक फ़ैसला सादर किया। फ़ैसला उनका ये था कि जो कारोबारी छोटे कारोबारी लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं, उनकी तादाद कोई 5 लाख के करीब है। ये तमाम लिस्टें जो हैं वो इमरान खान साहब के ज़माने में बनी थी। बार बार इन पर इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते थे और पिछले दिनों आपको शब्बर जैदी साहब ने बता भी दिया था कि जैसे ही वो काम करने लगते थे तो जनरल बाजवा किसी न किसी तरीके से रोक देते थे। बहरहाल ये लिस्टें उस ज़माने की तमाम काम हुआ पड़ा है, बनी पड़ी हैं कि कितने लोग टैक्स नेट में लाए जा सकते हैं और कितने नहीं। तो अभी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने आपके साथ SIFC में भी वादे किए थे कि 25 अरब डॉलर आना है, मुल्क की मईशत हमने बदल देनी, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। अब वो सब कुछ तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए जो सबसे बड़े साइंसदान वो लेकर आए हैं औरंगज़ेब साहब, उनके ज़ुम्मे उन्होंने लगाया था कि आपने मईशत को जो है वो रिकवर करके देना है। अब औरंगज़ेब साहब ने जो बक्से के अंदर से गिदड़ सिंगी निकाली वो वही थी, वो जो लिस्ट थी हमारे ज़माने में बनाई गई थी। और उन्होंने कहा कि अब ये जो लोग हैं 5 लाख जो टैक्स नेट में नहीं है, इनको टैक्स नेट में लाना है। और उसके लिए उन्होंने एक अनोखा काम तजवीज़ किया। उन्होंने काम ये तजवीज़ किया कि इन सब की मोबाइल सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर देनी है। तो औरंगज़ेब साहब ने ख़त लिखा, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहब की तरह जो वजारत ख़जाना चला रहे हैं, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, और मोहसिन नकवी साहब जो वजारत दाखिला चला रहे हैं, ये तीनों करैक्टर ये समझते हैं कि इनके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं और जो फ़ैसला ये सादर करेंगे वो पूरे के पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने ख़त लिख मारा PTA को और उन्हें कहा कि इन 5 लाख लोगों की सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दें। अब PTA में आगे बैठे हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान। तो जो हाफिज़ है, हम पंजाबी में फ़ीज कह देते हैं अक्सर, वैसे नाम बिगाड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हाफिज़ बैठा हुआ है PTA में, उन्होंने आगे से कहा कि जनाब औरंगज़ेब साहब ये काम नहीं हो सकता। ये काम इसलिए नहीं हो सकता कि ये सिम्स बहुत सारी ख़वातीन मीन पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि सिर्फ 27% ख़वातीन की सिम्स जो हैं फ़ोन की वो उनके अपने नाम पर है। बाकी जितनी भी सिम्स वो यूज़ करती हैं वो घर के मर्दों के नाम पर निकली हुई सिम्स हैं। और इसी तरह बच्चे घरों के अंदर भी लोगों के जो जो ज़ाहिर है 10 12 14 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके पास भी जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनके घर के किसी बड़े के नाम पर ही सिम है और मर्दों के नाम पर ही सिम है। तो हम इस तरीके से सिम्स ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जो हमारा कानून के अंदर इख्तियार है उससे ये बाहर है। अब आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के लिए तो कोई कानून नहीं है, तो फिर उनके अपॉइंटेड और ख़ास लोग जो उनके ब्लू आइड हैं, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब, औरंगज़ेब साहब, मरियम नवाज़ साहबा, तो ये तो अब किसी कानून को नहीं मानते ना किसी कानून को खातिर में लाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये आपने हमें क्या बात सुना दी कि ये कानून में है और ये नहीं है, आप हर सूरत इसको करें। इसके ऊपर हम आपको अंदर की खबर देते हैं कि बहुत दफ़ा लेदे हुई और जो हाफिज़ है उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, ये अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अदालतें इसको उड़ा देंगी, लोग स्टे ऑर्डर ले लेंगे, ये हमारे मैंडेट में नहीं है, कानूनी तौर पर हम ये कर नहीं सकते। खैर, जब औरंगज़ेब साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने चिट्ठा जवाब दे दिया कि हम ये नहीं कर सकते। जब उन्होंने चिट्ठा जवाब दे दिया तो औरंगज़ेब साहब पब्लिक हो गए। उन्होंने पब्लिक में आके कहा कि इसके ऊपर आर्मी चीफ की इंडोर्समेंट है, और जब आर्मी चीफ की इंडोर्समेंट है तो फिर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है औरंगज़ेब साहब की। ज़ाहिर है वो बैंकर है, उनको नहीं पता सियासत की दुनिया में आपने कितनी स्टेटमेंट देनी है कितनी नहीं देनी। वो स्टेटमेंट दे बैठे हैं कि या तो उनसे कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि कोई शख्स कितना भी काबिल हो, अगर वो इन हालात के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन ने जिस तरीके से औरतों, बच्चों और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को पामाल किया, इन हालात के अंदर कोई शख्स इस रजीम का हिस्सा बनता है, भले वो अच्छी नीयत से बन रहा हो, लेकिन वो उसके काम में बरकत नहीं आएगी और वो भी रुसवा होकर ही निकलेगा, क्योंकि वो उसने जो ग्रुप पूरा ज्वाइन किया है वहाँ पर कोई इंसानी इक़दार वाली बात है नहीं। तो औरंगज़ेब साहब बिल्कुल प्रोफेशनली अच्छे आदमी होंगे, लेकिन इंटेग्रिटी वाइज उन्होंने खासा अपने आप को कंप्रोमाइज़ किया। यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि औरंगज़ेब साहब सगे खालाजाद हैं। जी हाँ, सगे खालाजाद हैं ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब के, जो कि आपको पता होगा रजाना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी थे और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं आर्मी से, और इस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स में जेल काट रहे हैं। और कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब साहब ब्लू आइड हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के, लेकिन आप ये देखिए कि औरंगज़ेब साहब ने अपने फर्स्ट कज़न खालाजाद को, सगे खालाजाद को, जिनके बहुत एहसानात हैं,
जी हाँ, जिनके औरंगज़ेब साहब पर बहुत एहसानात है बचपन से लेके ऊपर तक, वो मैं नहीं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन औरंगज़ेब साहब ने उनकी भी पूरी फैमिली को जो है वो चिट्टा जवाब दिया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जी मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ये सब कुछ कर सकते हैं, ख़जाने की कुंजी जो है वो इनको औरंगज़ेब साहब को जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने दी है, और चौधरी निज़ामुद्दीन का भी सारा ज़ाहिर है मामला पैसे के साथ ही है। तो ये बड़े आराम से अपने भाई के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इंटेग्रिटी का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया। बहरहाल अब आ जाते हैं इस फड्डे की तरफ। इस फड्डे में अब जब उन्होंने ये कहा कि जी इसके ऊपर आर्मी चीफ जो है उनकी भी इंडोर्समेंट है, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिकली कह रहे हैं वो, ये मैं आपको कोई अंदर की खबर नहीं, आखिरी वाली स्टेटमेंट उनकी दे रहा, वो पब्लिक हो गए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आर्मी चीफ की इंडोर्समेंट है और इसको अब नहीं रोका जाना चाहिए। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ ये है कि 25 अरब भी आर्मी चीफ कहते हैं मैं हमने लेके आने हैं, इकॉनमी भी आर्मी चीफ ने रिवाइव करनी है। अभी वो कह रहे हैं सिम्स बंद करनी, इस फैसले के पीछे भी आर्मी चीफ है। मीन इतनी माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है कि 5 लाख लोगों की सिम्स बंद करनी माइक्रो मैनेजमेंट है ना। ये मुल्की हिसाब से तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा ड्रास्टिक फैसला नहीं है कि कोई हमारी फिस्कल पॉलिसी का कोई डिफरेंट फैसला बन रहा है। टैक्स नेट में लोगों को लेके आना है, उसमें लोगों की सिम्स बंद करने का एक टैक्टिकल किस्म का फैसला है, जो मेरा नहीं ख्याल जिसके कोई रिजल्ट आने। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस दिन ये फैसले की खबर आई थी उसी दिन मैंने वीलॉग में बताया था कि लोग किसी और नाम से सिम्स निकलवा लेंगे, लोग अपनी बेगमात के नाम पे निकलवा लेंगे, बच्चों के नाम पे, अपने मुलाजमों के नाम पे निकलवा लेंगे। मेरा ख्याल एक शनाख्ती कार्ड पर 10 सिमें निकल आती हैं। तो ये कौन सा मसला है? तो बहरहाल इससे हासिल तो कुछ भी नहीं होना, लेकिन क्योंकि आप इसी तरह के साइंसदान, मैंने आपको कहा था ना कि उन मिस्त्रियों के बारे में सोचें जिन्होंने हिना परवेज़ भट्ट साहबा जैसे लोगों को ऑफिशियल दौरे पर चाइना भेजा के वहाँ जाके कांटे मारे, जिन्होंने बाजी मरियम जैसे लोगों को चीफ मिनिस्टर लगाया, और अब औरंगज़ेब साहब भी उसी रास्ते पे चल निकले। हालांकि काबिल आदमी है, लेकिन मत मारी गई है ना। जब आपका गवांड ही माड़ा हो, मीना आपकी नेबरहुड ही माड़ी हो, आपके इर्द गिर्द की कंपनी माड़ी हो, तो फिर आपने हरकतें भी वही करनी है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, अगर सिम्स तक के फैसले की माइक्रो मैनेजमेंट आर्मी चीफ कर रहे हैं, तो फिर ये जो निगरान हुकूमत में गंदम जो है वो दरामद हुई है, इसका ये जो 300 अरब से 500 अरब का टीका लगाया गया और करप्शन हुई, ये किसके खाते में डालनी? ये चौधरी निज़ामुद्दीन के नहीं, ये आर्मी चीफ के खाते में नहीं डालनी। मतलब अगर आर्मी चीफ सिम्स बंद करने के माइक्रो डिसीजंस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं दड़ंगे से कहते हैं कि आर्मी चीफ से बात होगी, वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो वज़ीर आज़म को जवाब दे नहीं है, वो पब्लिकली आ गए हैं कि मैं आर्मी चीफ को जवाब दे हूँ। तो जनाब जब SIFC के सारे काम, बाकी तमाम चीज़ें, डॉलर का रेट हमें बताया जाता था निगरान हुकूमत में ऊपर आ गया नीचे आ गया, और उसके ऊपर तमाम टाइम में जो डॉलर का रेट जब 1 रुपया भी नीचे आता था, लफाफा सहाफ़ियों से लेके तमाम लोग उसकी ज़िम्मेदारी मीन उसका खराज तहसीन आर्मी चीफ को देते थे। तो जब फिर उसी ज़माने में जो करप्शन हुई है, जो पैसा बना है और जिस तरीके से कौम को लूटा गया, उसका ज़िम्मा आर्मी चीफ का क्यों नहीं है? वो उनको क्यों नहीं दे? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये ज़िम्मेदारी किसी को भी नहीं डाल रहा, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि कितने पैसों की धांधली हुई है या गबन हुआ और किसकी ज़िम्मेदारी। लेकिन एक सवाल है लफाफों से बाकी सब से कि अगर उस ज़माने में अच्छे कामों का क्रेडिट आर्मी चीफ का है, तो बुरे कामों का क्रेडिट किसका होगा? ये सवाल भी हमें एक दूसरे से पूछना पड़ेगा, और इस सवाल का भी हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये सिर्फ अच्छे कामों का क्रेडिट ही क्यों लेना है? बुरे काम भी तो आपकी वॉच के नीचे हो रहे हैं, या जिनको आपने लाकर बिठाया वो कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट किसको देना है? ये भी फैसला ज़रा कर लीजिएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जिस वक्त इद्दत और घड़ी के केसेस इमरान खान पर बनाए जा रहे थे, उस वक्त दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और ये इसी से रिलेटेड केस है। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के लाए हुए इस टाइम चेयरमैन नैब हैं, जो जनरल नज़ीर साहब हैं, वो एक तरफ तो गंदम का स्कैंडल आया, आपने देखा नैब बिल्कुल नहीं हिली। खाद वाली फैक्ट्रीज़ जो हैं, खाद वाली जो कंपनीज़ हैं, वो किसानों का 250 अरब खा गई, वो स्कैंडल आया, नैब नहीं हिली। तो जनरल नज़ीर साहब को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। तो जिस वक्त इमरान खान के ऊपर घड़ी बेचने का और इमरान खान के ऊपर जो है वो तोशा खाना के और दूसरे इद्दत और निकाह के केसेस बन रहे थे, दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस तरीके से लूट मार की गई है, कि तकरीबन आपके सामने 250 अरब हमने खाद का आपको बता दिया, हमने को 300 अरब के करीब, 300 से 500 अरब, ये हम नहीं, इनकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं, खाद अपना ये गंदम की दरामद के अंदर टीका लगा है। उसके बाद 11,000 एकड़ ज़मीन जो पता नहीं कितने अरबों की होगी, कितने 100 अरबों की होगी, वो कहा जाता है कि लाहौर में एक नून लीग से रिलेटेड बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी टाइकोन को दे दी गई है। वो
15 करोड़ का पिछले दिनों एक मुबैना स्कैंडल मरियम औरंगज़ेब साहबा का आ गया, डिजिटल जो एड्स देने का है। 297 अरब की स्मगलिंग जो है वो ये पता नहीं अब हर माह हो रही है, ये 2-3 महीने का फिगर है जो बलूचिस्तान में बढ़ी है स्मगलिंग, आर्मी चीफ के अहकामात के बावजूद बढ़ी है। एक तरफ ये इतने बड़े बड़े गबन हो रहे हैं, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास यहाँ जो मैं पढ़ सकता हूँ। एक तरफ ये इतने बड़े बड़े गबन हुए हैं, और दूसरी तरफ घड़ी बेच दी जो कि पैसे दे के ली थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो बेचते या ना बेचते। इद्दत और निकाह, एक तरफ ये केसेस बन रहे हैं, और एक तरफ आप देखिए कि इस तरह का माहौल है कि उसके अंदर दूसरी तरफ लूट मार है कि कोई चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जा रही है। अभी किसान जो रमज़ान पैकेज था, हमने उसमें भी आपको बताया था, वो जज साहब थे मुबैना तौर पर, उनकी मिल से ख़रीदा जा रहा था घी, और वो भी महंगे दामों में। स्कैंडल पे स्कैंडल है हर तरफ, मरियम बाजी की हुकूमत हो या दूसरी हुकूमतें, लेकिन नैब वहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है और कोई काम नहीं करना चाहती। अच्छा जी, जनाह हाउस जो कोर कमांडर लाहौर का जो केस बनाया हुआ है, वो इंटरेस्टिंग फेज़ में चला गया है। वो इंटरेस्टिंग फेज़ में इस तरह से चला गया है कि 1 साल पूरा हो गया उस केस को 43 लोगों की अभी तक ज़मानतें होनी हैं उसमें, जो बेचारे वर्कर्स इस टाइम जेलों के अंदर हैं। उनकी ज़मानतों के ऊपर अदालत को एक दफ़ा फिर तारीख देनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन। रिकॉर्ड, जी हाँ, रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, एविडेंस नहीं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है जो भी झूठा सच्चा पर्चा दिया है, उसके अंदर मिसलें लिखी हैं, उसके अंदर जो भी बुनियादी चीज़ें जो डाली हैं, वो रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड कल को किसी को सज़ा दिलवा पाता है कि नहीं, उसमें एविडेंस आती है कि नहीं, वो बात की बातें हैं। बुनियादी बेसिक रिकॉर्ड अभी तक अदालत ये 1 साल में पेश नहीं कर चुके, तो इन्होंने एविडेंस कहाँ से देनी है? तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने 9 मई बनाया, करवाया, और फिर उसको ऑर्केस्ट्रेट किया, और उसमें तहरीक इंसाफ को फंसाया और लोगों को जेलों में भेजा, और अभी तक रिकॉर्ड नहीं। और उन माओं के लालों को पिछले 1 साल से जेलों में रखा हुआ है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अभी तक रिकॉर्ड तक ये पेश नहीं कर सके। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी एक्सटेंशन पर, और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली जो 2 नंबरी की है काजी साहब ने, और तमाम धांधली हुई 8 फरवरी को, और बल्ले का निशान छीना गया, और धांधली में ये आलाकार बने, और मैंडेट अवाम का छीना गया। ये उस मैंडेट की अब कीमत वसूल की जा रही है, रिश्वत वसूल की जा रही है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है, और अगर इन्होंने ये कबूल की तो ये सबसे बड़ी सौदेबाजी होगी। मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर काजी साहब ने ये एक्सटेंशन रिसीव कर ली तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी, वो निज़ामुद्दीन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ निज़ामुद्दीन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो इसलिए, क्योंकि अवाम का जो मैंडेट है वो तो चोरी कर लिया, अवाम के मैंडेट के तहत तो ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, ये तो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ निज़ामुद्दीन की कोर्ट के होंगे। तो इसलिए रद्द-ए-अमल आ रहा है, देख रहे हैं कि वकला भी किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल देते हैं, आपसे शेयर करेंगे। लेकिन काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो होने जा रही है, सारे लोग ही आपको बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, और बहुत पहले से ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। काजी साहब रवां दवा हैं, और बग़ैर किसी शर्मिंदगी के ढिठाई के वो रवां दवा हैं। अच्छा जी, एक और बात काकड़ साहब ने, जो अभी हाल ही में हनीफ अब्बासी साहब से उनकी लड़ाई हुई, राजू बन गए जेंटलमैन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी एजेंसियाँ जो है ना वो किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दें। सोचें, मिस्त्रियों की सोचें जो ऐसे लोगों को लेकर आए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दें। इस चैचे कोड़ों को पूछे कि क्या वज़ीर आज़म अदालतों को जवाबदेह है या नहीं है, तो जवाब है हाँ। तो अगर एजेंसियां वज़ीर आज़म को जवाब दें हैं, तो फिर आगे वज़ीर आज़म अदालतों को जवाब दे, तो अब अदालतों को बुला के ना इनको पूछना चाहिए, राजू बन गए जेंटलमैन को, क्योंकि ख़ुद ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इनके ज़माने में हुआ, लोग अगवा हुए, उनके बुनियादी हकूक़ की जो पामाली हुई, उसके फिर ज़िम्मेदार यही हैं। तो जब इनको बुलाया तो उन्होंने कहना मुझे क्या पता, मैं तो चाय में चीनी अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल सकता था। याद करें, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी फेवरेट प्लेस बेडरूम है वज़ीर आज़म हाउस का, क्योंकि अक्सर हमें ख़बर मिली कि उधर सोए ही रहते थे बेचारे, काम शाम तो चौधरी निज़ामुद्दीन ने इनको कोई दिया नहीं था, वो खुद ही करते थे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने पंजाब से रखते हैं, जहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने नया कारनामा अंजाम दिया है। वो अब लोगों के घरों में जा घुसी हैं। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो घर छोटे छोटे होते हैं, फैमिली बहुत बड़ी होती है। जो कमरा किसी ज़माने में ड्राइंग रूम के लिए बना होता है, वो भी अब बेडरूम ही होता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे, उनकी शादियाँ वादियाँ, मोहल्लों में रहने वाले लोगों को इन बातों का पता है। तो अब इस तरह के घरों से लोग अपने बेडरूम्स में तो नहीं किसी को लेके जाते बाजी, क्योंकि खातून है तो वो ख़वातीन उनके इज़्ज़त एहतराम में, आप देख सकते हैं जो वीडियोज़ आती हैं उनमें वो बेड्स के ऊपर ही बाजी बैठी हुई हैं।
अब उनको तो नहीं पता कि बाजी तो टिकटॉक के लिए आई हैं, तो बाजी अब लोगों के बेडरूम्स की जो वीडियोज़ हैं वो भी नशर कर रही हैं, हर जगह पर जाके बैठ जाती हैं चौकड़ी मार कर, और फिर वीडियो बनती है और वो नशर करती हैं पूरी दुनिया में। अब बाजी ने एक नया काम शुरू किया है। बाजी ने कंपनी की मशहूरी के लिए ये किया है कि जी अब लोगों को उनके डोर स्टेप पर दवाई मिलेगी। पहले बाजी का आपको हम प्लान बता देते हैं कि बाजी ने प्रोजेक्ट नया ये दिया है कि लोगों को उनके घर पे दवाई फराहम होगी। अब देखने को तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। गरीब आदमी जो है उसको उसके घर पर अगर दवाई मिलेगी तो देखने में तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ज़रा गौर करें कि बाजी खुद कितनी अहमक है और इनके मशीर कितने अहमक हैं। दवाई देती होंगी बाजी किसी को 2,000 की, 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की जो है वो घर पे देती होंगी। इमरान खान ने इन लोगों को 10 लाख रुपए का कार्ड दिया था, हेल्थ कार्ड, जिसमें दवाई भी मिलती थी और इलाज भी होता था। और ये अपनी मर्ज़ी के अस्पताल पे अपनी मर्ज़ी की जगह पर, जहाँ पर पाकिस्तान के अमीर लोग इलाज करवाने जाते थे, वहाँ पर गरीब आदमी के लिए उन बड़े बड़े अस्पतालों के दरवाजे इमरान खान ने खोल दिए थे। वो लाहौर के अंदर हमीद लतीफ़ हो, या वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल हो, नेशनल हॉस्पिटल हो, या बाकी हॉस्पिटल्स जो भी प्राइवेट डिफरेंट जगहों पर हैं, जहाँ पर तमाम अशराफिया जाकर इलाज करवाती है, वहाँ पर आम आदमी को इमरान खान ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। अब हेल्थ कार्ड इस बाजी ने बंद कर दिया है। 10 लाख का फ़ायदा जो उनकी पूरी इंडिपेंडेंस थी, डायलिसिस हो, डिलीवरी हो बच्चे की, या और दिल के अमराज का मसला हो, दिल के अंदर कोई छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं या इवन बड़े ऑपरेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें लोगों की उस कार्ड पर हो रही थी, जिस पे वो किसी के मोहताज नहीं थे। किसी ने टिकटॉक नहीं बनानी थी, किसी ने उनके घर में जाके बेड पे नहीं बैठना था, किसी ने एहसान नहीं जताना था कि अब मैंने आपके लिए किया, अब आपके घर पे आया करेगा। उनका शनाख्ती कार्ड ही घर बैठे उनका हेल्थ कार्ड बन गया था, और वो किसी भी अस्पताल पे जाएं, भले वो इमरान खान के मुखालिफ हों, भले वो मरीम नवाज़ के ही वोटर हों, भले वो अपने इज़्ज़त एहतराम के साथ आईडी कार्ड, उनका जो नादरा का नेशनल आईडी कार्ड है, वही उनका हेल्थ कार्ड बन गया था, वही उनकी हेल्थ इंश्योरेंस बन गई थी। वो हॉस्पिटल जाएं प्राइवेट और अपना इलाज करवाएं, और बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिसके साथ पंजाब गवर्नमेंट का मुआहदा था। तो वो लेके लोगों से हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपया लेके चंद हज़ार की दवाई कहती हैं घर पे जाएगी, और अब मरीम साहबा चाहती हैं कि इसकी वाह वाह भी हो। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चंद दिन पहले वो बुज़दार साहब वाले अस्पतालों को दोबारा से रंग रोगन करके मरीम साहबा ने अपने नाम से प्रोजेक्ट शुरू करा दिया। आजकल इनके एक बड़े ही इनको एक ब्यूरोक्रेट बहुत पसंद है, बड़े पसंदीदा इनके एक ब्यूरोक्रेट हैं, और नाम में उनका नहीं लेता चलें। उनकी 3 बेगमात हैं जी। अच्छा, मुझे इससे एतराज़ नहीं है, अभी उनके पास एक जगह खाली है, इस्लाम के मुताबिक वो 4 बेगमात रखें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी निजी ज़िंदगी। लेकिन तीनों के नाम पर करप्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। जी हाँ, बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, करप्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो उनकी सरकारी बेगम है, सरकारी कहा जाता है जो कागजात में होती है, जो सबको पता है, और 2 गैर सरकारी हैं। एक एलडीए में उनकी बेगम साहबा हैं, एक उनके क्वायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ये उनका निजी मामला है, इससे मुझे मसला नहीं है। लेकिन मसला ये कि करप्शन की जो प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हैं वो उनके नाम पर भी वो स्टोर होती हैं। तो किसी टाइम इस पर भी तफसीली बात करेंगे, डिटेल हमें पहुँच गई हुई है, किसी ने पहुँचा दी हुई है, तो इस पर तफसीली बात करेंगे। तो मरीम साहबा ने, वो जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको मरीम साहबा बहुत पसंद करती हैं, उनके काम को बड़ा पसंद करती हैं, और उनको आजकल बहुत काम दे रही हैं। तो देखते हैं कि वो अब कितना माल इसमें से बनाते हैं, नज़र रखेंगे हम उनके ऊपर, और आपको बताते रहेंगे। माल बहरहाल लंबा बनेगा इस सारे काम में से, क्योंकि बाजी तो आपको पता ही है कि ख़ुद ख़ानदानी तौर पर माल इतना ज़्यादा बनाने में बहुत ज़्यादा उनकी, तो उनके चचा की उनकी कितनी महारत है। आगे से ब्यूरोक्रेट भाई भी ऐसे मिल गए हैं, तो आप सोचें फिर मामला किधर जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि जो डंटोनक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि FIA की नाकामी की वजह से हमने जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो बनाई है, जो लोगों को डराने धमकाने के लिए नई क्राइम एजेंसी उन्होंने बनाई है, वो उन्होंने कहा है कि जो FIA की नाकामी की वजह से वो हमें बनानी पड़ी है। तो इसका मतलब FIA नाकाम हुई है। इसका मतलब अगर FIA नाकाम हुई तो किसी की ज़िम्मेदारी होगी उसके नाकाम होने की, वज़ीर आज़म की या फिर चौधरी निज़ामुद्दीन की जो चलाता था। तो फिर वो सज़ा किसको देनी है FIA की नाकामी की? और अगर FIA नाकाम हुई है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म है, मुतलका वज़ीर है, मोहसिन नकवी साहब हैं जो अभी हैं, या उससे पहले राणा सनाउल्लाह थे, या राजू बन गया जेंटलमैन है, या उससे पहले वाला शहबाज शरीफ और अब वाला शहबाज शरीफ है। ज़िम्मेदारी किसकी, ये नहीं बताना, ये भी बताइएगा ताकि लोगों को ज़रूर पता चले कि ज़िम्मेदारी किसकी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब को जो है ना जी, वो पंजाब के अंदर भी रोल देने की जो है वो कोशिश की है। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब जो है ना, सारों को एतराज़ है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ना, उनके अंदर एक 40 लाख रुपए की चीज़ फिट है। बस मैं इतनी की बात कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे शहर के हैं। बहरहाल वो 40 लाख की चीज़ चल रही है तो राणा साहब चल रहे हैं।
तो राणा साहब जो हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है। अल्लाह से माफ़ी मांगें, जो पहले घटिया स्टेटमेंटें दी हैं और कारनामे तो आपने पता नहीं किए या नहीं किए, ऐसे किसी के किए हुए आपने अपने नाम ले लिए हैं सारे के सारे, तो उनसे माफ़ी मांगें। और अभी भी आप वही खच्चे मार रहे हैं, अभी भी आप में वही जो आप कहते थे मैंने बलूचिस्तान भेजना और मिर्ची वार्ड भेजना है इमरान खान को और माच जेल भेजना है और इमरान खान ये नहीं कर सकेगा और वो नहीं कर सकेगा, और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप भागें तो किस तरफ भागें। तो मेरा मशवरा ये कि ये मरियम साहबा ने आपसे गंदे काम पंजाब में करवाने हैं, बचें, अपनी आकबत और अपनी आखरत को बचाएं। ये आप जिस रास्ते पे निकलें इसमें सवाए ज़लालत के आपके हिस्से में और आखिर पर कुछ नहीं आना। तो आप सियासी आदमी हैं, सियासत करें, ये वाले काम ना करें। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है माजी में तो आपको तो और भी सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल चौधरी निज़ामुद्दीन ने हमारी हुकूमत में से हम लोगों के साथ ज़्यादती की है, तो जिनके साथ ज़्यादती की है मुझ समेत, हमें तो और भी सेंसिटिव होना चाहिए आने वाले वक्त में। अगर हमें कभी हुकूमत मिले तो हमें बहुत सेंसिटिव होकर इन मामलात को देखना चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। आप को तो कोई असर ही नहीं हुआ, मतलब इंसानों को असर होता है, बेशर्मों को असर नहीं होता, तो आपको असर होना चाहिए था जो कुछ हुआ था। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अब आपको पंजाब में भी ऐसे रूल्स के लिए तजवीज़ किया जा रहा है जहाँ पर आप लोगों के ऊपर वो कत्ल गारत करें जो अभी नहीं हुई या जिसकी कोई कसर रह गई है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस पर बहुत बहस हो रही है आजकल। ये आएगा ये नहीं आएगा, इसको आने देंगे इसको नहीं आने देंगे, इसको आना चाहिए इसको नहीं आना चाहिए, इस पर बहस हो रही है। देखिए बात ये है कि ये बड़ा डेलिकेट मामला है। जाहिर है जो लोग इस टाइम जेलें काट रहे हैं अभी भी या इससे पहले भी काटी है, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, सारी चीज़ें बर्दाश्त की लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेशर में आए, जिनके ऊपर प्रेशर पड़े, मुसीबतें पड़ी, उन्होंने उन मुसीबतों के आगे यही बेहतर समझा कि वो पार्टी छोड़ दें और उन्हें छोड़ दी। अब इसके ऊपर दो राय है, एक राय ये कि उनको लेना चाहिए, एक राय उनको नहीं लेना चाहिए। दोनों तरह के लोगों के स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि ये वक्त नहीं है इन आर्गूमेंट्स का। लेट दिस डिसीजन बी टेकन बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये डिसीजन मेरे आपके लेने का नहीं है और ना ही इस पर अभी बहस का मौका है। अभी जितने हाथ आपके साथ इकट्ठे होते हैं उनको साथ इकट्ठे होने दें ताकि जेलों से जो हमारे लोग हैं उनको निकाला जा सके, और खुसूसी इमरान खान और बुशरा बीबी को। और जब वो एक दफ़ा निकल आएँ तो फिर ये तफसील तय हो जाएगी और इमरान खान फैसला कर लेंगे किसको लेना है किसको नहीं। ये मौका नहीं है, इसलिए इस मौके पर इस सारी चीज़ को जाने दें। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त जगह नहीं है, या ये अभी मौका नहीं है इस सारी बात के ऊपर बात करने का। लेकिन एक दफ़ा फिर जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद फिर बैठ कर तो हम ये सारी बातें तय कर सकते हैं। अच्छा जी, एक आपने वीडियो देखी होगी, आर्मी चीफ को एक बच्ची बता रही है कि उनकी ज़मीनों पर वडेरे ने पानी छोड़ दिया है। तो आर्मी चीफ जो हैं वो साथ खड़े अपने ऑफिसर को बुला के कहते हैं आप भी वडेरे की ज़मीन पर, उस ऑफिसर को कहते हैं कि आप लोग उस वडेरे की ज़मीन पर पानी छोड़ दें। अभी एक किसान रहनुमा का सियासत पीके के ऊपर वीडियो इंटरव्यू, मैं टीवी इंटरव्यू देख रहा था, सोहराब बरकत ने उनका इंटरव्यू लिया था। तो उस इंटरव्यू के अंदर वो किसान रहनुमा बताते हैं कि वो जिस वडेरे ने पानी छोड़ा था ना, और आर्मी चीफ ने कहा था कि अब हम इनकी ज़मीनों पर पानी छोड़ देंगे, वो वडेरा अब मेंबर असम्बली है बलूचिस्तान से और उसको वज़ीर भी बनाया जा रहा है, और वज़ीर भी इरीगेशन का बनाया जा रहा है, पानी के महकमे का। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो आप खुद सोचिए कि फिर वो अपनी मर्ज़ी से पानी छोड़ेगा, सिर्फ उस बच्ची के वालिद या उस बच्ची की ज़मीनों पर नहीं, जिसकी दिल करेगा ज़मीनों के ऊपर वो पानी छोड़ेगा, क्योंकि इरीगेशन का मिनिस्टर होगा। तो ये, और आपको पता ही है बलूचिस्तान में तो सारा कुछ कौन करता है। तो आप खुद ही जो हालात हैं वो किस तरफ बन रहे हैं वो आप उनको खुद ही देख लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।